हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिट ऑफ लॉ में। आज हम उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के चैप्टर 2 के सेक्शन 7 से लेके सेक्शन 9 तक के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सेक्शन 7 में बताया गया गांव के नक्शों का पुनरीक्षण, यानी कि गांव के नक्शों का पुनरीक्षण जिला उप संचालक चकबंदी कटक की प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार होने से पूर्व उस कटक के गांव के नक्शों का पुनरीक्षण करवाएगा। यानी कि धारा 7 के अंतर्गत गांव के नक्शों का पुनरीक्षण जिला उप संचालक चकबंदी द्वारा करवाया जाएगा। अब हम देखते हैं धारा 8 कहती है खसरा तथा चालू वार्षिक रजिस्टर का पुनरीक्षण, संयुक्त जोतों के मूल्य और अंशों का अवधारण। यानी कि धारा 8 में खसरा, चालू वार्षिक रजिस्टर, जिनको खतौनी भी कहते हैं, के पुनरीक्षण का प्रावधान दिया गया है तथा संयुक्त जोतों के मूल्य और अंशों का अवधारण का भी प्रावधान किया गया है। धारा 8 कहती है कि खसरा और खतौनी का पुनरीक्षण कब किया जाएगा। यानी कि धारा 7 के अंतर्गत गांव के नक्शों का पुनरीक्षण हो जाने के उपरांत खसरा एवं खतौनी का पुनरीक्षण किया जाएगा, यानी कि उनका रिवीजन किया जाएगा खसरा और खतौनी का। और धारा 8 के अंतर्गत रिवीजन कौन करवाएगा, तो उसका रिवीजन करवाएगा जिला उप संचालक चकबंदी। जिला उप संचालक चकबंदी समिति के परामर्श से प्रत्येक गाटे का मूल्यांकन, उसकी उत्पादन शक्ति और स्थिति पर, और यदि सिंचाई की कोई सुविधाएं उपलब्ध हो तो उन सब पर भी विचार करने के पश्चात करवाएगा। और गाटों के सभी पेड़ों, कुओं तथा अन्य उपस्थित समुचितियों का मूल्यांकन उनका प्रतिकर आकलित करने के प्रयोजनार्थ करवाएगा। और यदि एक से अधिक स्वामी हो तो अवधारित मूल्य के प्रत्येक स्वामी का अंश निश्चित करवाएगा और उचित चकबंदी सुनिश्चित करने के निमित्त विभाजन करने के लिए संयुक्त जोतों के प्रत्येक खातेदार का अंश अवधारित करवाएगा। अगर हम एक शब्दों में धारा 8 को पढ़ें तो धारा 8 के अधीन जिला उप संचालक चकबंदी से कटक के तैयार किए गए खसरे एवं वार्षिक पंजियों का पुनरीक्षण कराने की अपेक्षा की जाती है। यदि एक से अधिक स्वामी हो तो वहां प्रत्येक स्वामी का अंश निश्चित करवाएगा। धारा 8 की उपधारा 2 कहती है कि जिला उप संचालक चकबंदी कटक के अंतर्गत आने वाले गाटों के संबंध में खसरा चकबंदी तैयार करवाएगा और उनका एक ऐसा विवरण तैयार करवाएगा जिसमें अशुद्धियां, उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले तथा विवाद दिखाए जाएंगे। यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट यानी कि डिक्लेरेशन होगा जिसमें अशुद्धियां और जहां उत्तराधिकार का कोई विवाद नहीं है और जिनमें विवाद है वह सब दिखाए जाएंगे, जो कि वार्षिक रजिस्टर की जांच एवं खेतों की पड़ताल करते समय ज्ञात हुए हों। धारा 8 का कहती है सिद्धांतों का विवरण तैयार करना। सिद्धांतों का विवरण सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा। धारा 8 का कहती है कि सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी समिति के परामर्श से चकबंदी क्रियाओं के अधीन प्रत्येक कटक के संबंध में सिद्धांतों का विवरण नियत आकार में तैयार करवाएगा, जिसमें वे सभी सिद्धांत दिए होंगे जिसका अनुसरण कटक के संबंध में चकबंदी क्रियाओं के करने में किया जाएगा। और सिद्धांतों के विवरण में निम्नलिखित बातें भी होंगी, यानी कि उन क्षेत्रों के ब्यौरे जहाँ तक वे उस समय तक अवधारित की जा सके जो आबादी के प्रसार, जिसके अंतर्गत कटक के हरिजनों तथा भूमिहीन व्यक्तियों की आबादी के लिए क्षेत्र भी हैं तथा ऐसे अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए जो नियत किए जाएं विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। वह आधार जिस पर खातेदार आबादी के प्रसार और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि देंगे और उस भूमि के ब्यौरे जो 1950 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 1951 के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 117 का के अधीन गांव सभा या स्थानीय प्राधिकारी में निहित भूमि में से सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए निमित्त निर्दिष्ट की जाएंगी और प्रत्येक कटक के लिए मानक काटा। धारा 8 का को अगर हम एक शब्द में एक लाइन में अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि चकबंदी क्रियाओं के अधीन प्रत्येक कटक के संबंध में एक विवरण चकबंदी समिति के परामर्श से सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है, जिसे सिद्धांतों का विवरण भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं धारा 9 कहती है अभिलेखों तथा विवरणों के उद्धरण जारी करना। और धारा 8 तथा धारा 8 का में उल्लिखित अभिलेखों को प्रकाशित करना और आपत्ति आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी करना। यानी कि धारा 9 कहती है कि धारा 9 में सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्तियों को दाखिल करने का उपबंध किया गया है।
इस तरह प्रत्येक भूधारक को प्रविष्टियों के संबंध में अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया जाता है। यानी कि धारा 9 कहती है कि धारा 8 तथा धारा 8 का में उल्लिखित अभिलेखों तथा विवरणों को तैयार हो जाने पर सहायक चकबंदी अधिकारी यदि कोई लिपिकीय अशुद्धियां हो तो उन्हें सही करेगा और संबंध खातेदारों तथा स्वत्व रखने वाले अन्य व्यक्तियों को नोटिस भेजेगा या भिजवाएगा जिनमें चालू वार्षिक रजिस्टर और अन्य ऐसे अभिलेखों के जो नियत किए जाएं से संबंध उद्धरण हो। धारा 9 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे उपधारा 1 के अधीन नोटिस भेजा गया हो या स्वत्व रखने वाले या अन्य कोई व्यक्ति यथा स्थिति नोटिस प्राप्त करने के या उपधारा 1 के उद्धरणों के अधीन प्रकाशन के 21 दिन के भीतर सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। यानी धारा 9 के अधीन अगर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति दाखिल करने की परिसीमा अवधि नोटिस प्राप्त होने या उसके प्रकाशन की तारीख से 21 दिन तक है। धारा 9 कहती है कि नामांतरण के आदेश को अंतिम आदेश नहीं माना जा सकता क्योंकि नामांतरण आदेश का मूल उद्देश्य केवल यह है कि नामांकित व्यक्ति से राजस्व यानी कि माल गुजारी वसूल की जाए। इसका संबंध यह नहीं है कि जिस व्यक्ति का नाम अंकित है वह व्यक्ति वास्तव में विवादित संपत्ति का मालिक है यानी कि वह भूमिधर है। अब हम देखते हैं धारा 9 का भूमि पर दावों तथा संयुक्त जोतों के विभाजन से संबंधित मामलों का निस्तारण। इसका निस्तारण भी सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। धारा 9 का कहती है कि सहायक चकबंदी अधिकारी पर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह पक्षकारों के मध्य सुलह तथा संयुक्त जोतों के विभाजन पर भूमि के दावों संबंधी विवादों को निपटाएगा। इस प्रकार निस्तारित न किए गए सभी बात एवं भूखंडों वृक्षों कुआओं तथा सुधारों के प्रतिकरण की संगणना करने और उसके स्वामियों के विभाजन के लिए मूल्यांकन संबंधी अन्य वादों को निस्तारण के लिए चकबंदी अधिकारी को उसके द्वारा अग्रेषित किया जाना चाहिए। यानी कि धारा 9 का कहती है कि सहायक चकबंदी अधिकारी उस दशा में जब भूमि पर दावों या संयुक्त जोतों के विभाजन के संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत की गई हों तो संबंध पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात समझौता कराकर विवाद का निपटारा कराएगा। जब ऐसी कोई आपत्ति प्रस्तुत ही नहीं की गई हो तो ऐसी जांच के पश्चात जो आवश्यक समझे अपने समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षों में समझौता कराकर मामले को निपटाएगा और निर्विवाद उत्तराधिकार के मामले का निस्तारण जांच के आधार पर सहायक चकबंदी अधिकारी करवाएगा। और जो मामले सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा निस्तारित न किए गए हों उन सभी मामलों को चकबंदी अधिकारी को भेजे जाएंगे जो उनका निस्तारण करेगा। धारा 9 का कहती है कि सहायक चकबंदी अधिकारी और चकबंदी अधिकारी धारा 9 के प्रयोजनों के लिए सक्षम न्यायालय होगा यानी कि कॉम्पिटेंट कोर्ट होंगे दोनों। अब हम देखते हैं धारा 9 खा कहती है सिद्धांतों के विवरण पर की गई आपत्तियों का निस्तारण। तो सिद्धांतों के विवरण पर की गई आपत्तियों का निस्तारण सहायक चकबंदी अधिकारी और चकबंदी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यानी कि सहायक चकबंदी अधिकारी अपनी रिपोर्ट चकबंदी समिति के दृष्टिकोण पर विचार करने के पश्चात चकबंदी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो उन आपत्तियों का निस्तारण करेगा। यानी कि धारा 9 खा के अधीन सहायक चकबंदी अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह संबंधित पक्षकारों को एवं चकबंदी समिति को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात चकबंदी अधिकारी को सिद्धांतों के विवरण पर आपत्तियों का निस्तारण करने की सूचना देगा। भले ही कोई आपत्ति दाखिल न की गई हो चकबंदी अधिकारी को उस प्रयोजनार्थ स्थानीय निरीक्षण करना चाहिए। और धारा 9 खा के अधीन चकबंदी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उक्त दिनांक से 21 दिन के भीतर बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। इस दिन के अपील का प्रावधान धारा 9 खा की उपधारा 3 में कहा गया है। और जो बंदोबस्त अधिकारी होगा जिसके समक्ष अपील की जाएगी उसका निर्णय अंतिम होगा। यानी कि आपत्तियां सहायक चकबंदी अधिकारी को प्रस्तुत की जाएंगी और आपत्तियों के बारे में रिपोर्ट सहायक चकबंदी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो उन आपत्तियों का निस्तारण करेगा। और अगर उन आपत्तियों से आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति है तो वह बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष 21 दिन के भीतर अपील कर सकता है और बंदोबस्त अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 9 घ संयुक्त जोतों का विभाजन। यानी कि सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी धारा 9 का के अधीन संयुक्त जोतों का विभाजन कर सकते हैं। संयुक्त जोतों का विभाजन अंशों के आधार पर किया जाना चाहिए किंतु प्रतिबंध यह है कि यदि संबद्ध खातेदार सहमत हो तो विभाजन विशिष्ट गांठों के आधार पर भी किया जा सकता है। यानी कि धारा 9 गा कहती है कि सहायक चकबंदी अधिकारी संयुक्त खाते के विभाजन के संबंध में आपत्तियों का निपटारा करेगा। संयुक्त खाते का बंटवारा हिस्से के आधार पर प्रभावी होगा।
तो फ्रेंड्स आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे के सेक्शन आगे के पार्ट में लेके आएंगे। थैंक यू। अगर आपका मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।